सुबह सुबह शंकर खाने में नमक ज्यादा होने की वजह से अपनी पत्नी को मार रहा था। पास में बैठी सरला भी अपनी बहू को अपने बेटे के हाथों पिटता देख रही होती है। जैसा करेगी वैसा भरेगी। तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि ढंग से काम कर लिया कर। ऐसा ही काम करती रहेगी तो उसी वजह से पिटेगी। छोड़ दीजिए, मेरा हाथ छोड़िए, मत मारिए। अरे शंकर, छोड़ दे इसे। इसके तो काम ही ऐसा है। कभी कभी तो मन करता है इसे घर से निकाल दो, लेकिन फिर सोचती हूँ इसे घर की बहू का दर्जा दिया ही किसने है। नौकरानी है ये तो यहाँ की। राम रे राम, ये क्या कर रही है सरला तू? क्यों मार खिलवा रही है अपनी बहू को? देख तो कैसी हालत कर दी है मार मार के इसकी। अरे सरला, तू भी एक औरत है, थोड़ा तो इस पर तरस खा। अरे विमला, तू फिर बीच में बोलने आ गई। तुझे पता भी है आज इसने क्या किया? आज इसने सब्जी में नमक ज्यादा डाल दी। पैसे क्या पेड़ पर लगे हैं? बस सब्जी में नमक ज्यादा होने पर तुम माँ बेटे से पीट रहे हो। कल को ये घर से निकल पड़ेगी या किसी से हंसकर बोल लेगी तो क्या तुम लोग इसकी जान ले लोगे? हाँ हाँ, मार दूंगा उसे मैं। मेरी पत्नी है, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ। वैसे भी औरतें पाँव की धूल होती है, उन्हें सर पे सजाया नहीं जाता। औरतें सिर्फ आदमियों के पैरों में गिरी हुई अच्छी लगती है, कंधे से कंधा मिला के चलती हुई नहीं। विमला, तू रहने दे। दोनों मियाँ बीवी का मैटर है, उन्हें ही सुलझाने दे। विमला कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से अपने घर चली जाती है। इधर चमेली इतना मार खाने के बाद भी घर के कामों में लगी होती है। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब चमेली अपने पति से मार खा रही थी, बल्कि उसका पति तो उसे हर रोज ही छोटी छोटी बातों पर मारा करता था। अरे बैठो ना चमेली, सोनिया के लिए कप चाय लेकर आओ। अरे शंकर, कौन है ये? नमस्ते बेटा। माँ, ये सोनिया है, मेरे ऑफिस में काम करती है। सोनिया, ये मेरी माँ है। यहाँ रखो चाय। और ये इस घर की नौकरानी, मेरी बहू। माँ ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि ये मेरी बीवी कम नौकरानी ज्यादा है। यूँ कह लो कि मेरी जूती है। पत्नियां पति के पैरों में पड़ी रहे ना तो ही अच्छी लगती है, वरना इसका कोई काम नहीं है इस घर के अंदर। तुम्हें पता है, जब मैं इसे कहूँगा उठ तो ये उठेगी, जब मैं कहूँगा बैठ तो ये बैठेगी। मेरे बेटे ने अपनी पत्नी को काबू में कर रखा है, वरना तुम्हें तो पता ही है आजकल की लड़कियां अपने पति के काबू में नहीं रहती। खरी खरी मुँह क्या देख रही है? जा खाने पीने का बंदोबस्त कर। चमेली भी अपने पति की हर बात मानती और मारपीट के बाद भी वो अपनी ससुराल से मायके जाने का नाम तक नहीं लेती। इसके पीछे की वजह थी चमेली का गरीब मायका, जो ये सब नहीं सह पाता। और चमेली भी नहीं चाहती थी कि उसके बूढ़े माँ बाप को वो अपनी ससुराल की बातें बताकर और ज्यादा परेशान करे। एक रोज शंकर चमेली को चूड़ी और श्रृंगार का सामान दिलाने मार्केट लेकर जाता है। भैया, ये वाली चूड़ी दे दीजिए। अबे ओ, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू मेरी पत्नी का हाथ पकड़ेगा? हाथ कैसे पकड़ा तूने उसका? हाँ, और तूने इसे हाथ छूने कैसे दिया? अच्छा, चूड़ी चाहिए तुझे? हाँ, तू घर चल, तुझे तो मैं बताता हूँ। छोड़िए, मेरा हाथ दुख रहा है, छोड़िए मुझे। ये तुझसे तब नहीं बोला गया जब ये चूड़ी वाला तेरा हाथ पकड़ रहा था? अब शंकर चमेली का हाथ पकड़ते हुए घर लाता है और घर लाने के बाद उसे मारता है। सरला घर पर नहीं होती और शंकर को घर से बाहर जाती देखकर विमला सरला के घर पहुंचती है तो देखती है कि चमेली जमीन पर लेटी रो रही थी। बहू तू ठीक तो है ना? क्यों इतना सह रही है इन जालिमों के यहाँ रहकर? चली क्यों नहीं जाती अपने मायके? देख तो कितना खून बह रहा है नाक से तेरे। रुक, मैं पानी लाती हूँ। नहीं विमला काकी, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अब तो मेरे जीने का मकसद ही नहीं रह गया। सोचा था अच्छे घर में शादी हो रही है, जिंदगी भर खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे नसीब में इतना गम लिखा है। मुझे पता है बहू, तू दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन सरला को ना जाने क्या हो गया। वो अपने बेटे को शैतान बनाती जा रही है। उसे पता नहीं शंकर का ये रूप आगे चलकर उसके लिए ही हानिकारक होने वाला है। विमला काकी, मेरे माँ बापा गरीब हैं, उन्हें तो पता भी नहीं कि यहाँ मैं कैसी हूँ। अगर उन्हें पता चला कि मैं यहाँ इस हाल में हूँ तो वो मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। चलती हूँ बहू, तो अपना ध्यान रख। बल्कि मैं तो कहती हूँ इन राक्षसों के बीच से खुद को निकाल ले। विमला चमेली को समझाती है कि वो अपने मायके चली जाए, यहाँ ना रहे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। चमेली के लिए तो मार खाना रोज की रूटीन ही बन चुका था। एक रोज चमेली के फोन पर एक अनजान नंबर से एक वीडियो आता है
जिसे देखकर चमेली हैरान रह जाती है। चमेली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये इन्होंने क्या कर दिया? ये सच नहीं है, लेकिन इनका गुस्सा कुछ भी कर सकता है। तो क्या ये इन्होंने किया? नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, लेकिन इनकी गुलामी से आजाद होने का ये अच्छा रास्ता है। चमेली, चमेली, एक गिलास पानी लेकर आओ। चमेली। अरे कब से मैं भी उसे चाय के लिए आवाज लगा रही हूँ। अरे वो है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी इसे बताता हूँ इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि आपकी बातों को अनसुना कर दे। जैसे ही शंकर कमरे में जाता है और चमेली को मारने के लिए हाथ उठाता है, वैसे ही चमेली अपना फोन आगे करके वीडियो चला देती है, जो कि किसी अनजान आदमी ने चमेली के नंबर पर भेजा हुआ था। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो आपका ये असली रूप पूरे घर वालों के सामने ला दूंगी, समझे ना? ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आया? तुम इसे डिलीट करो अभी कभी। क्यों, क्या हुआ? पैरों तले जमीन खिसक गई या फिर आसमान गिर गया? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। देखो चमेली, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये तुम्हें किसने दिया है? हाँ, लाओ लाओ फोन दो मुझे। हाँ, चुपचाप फोन दे दो मुझे। आज के बाद मैं तुम पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। लाओ दे दो मुझे। अगर आपने मुझसे मेरा फोन लिया और मुझे हाथ भी लगाया, मैंने इसे अपनी छोटी बहन को भेज रखा है। अगर आपने मुझे मारने की कोशिश भी की तो? अब क्या करूँ? अभी से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसके फोन से जल्दी से ये वीडियो डिलीट करना पड़ेगा मुझे। कुछ कहने आए थे आप? नहीं, कुछ नहीं। तुम आराम करो, मैं माँ को कहता हूँ कि चाय बना दे। अब शंकर अपनी माँ को कहता है चाय बनाने के लिए। सरला भी शंकर का बदला हुआ रूप देखकर हैरान रह जाती है। क्यों, तेरी बीबी का हाथ टूट गया है जो तुम मुझे अपनी माँ को चाय बनाने को कह रहा है? दिमाग खराब मत कीजिए मेरा। चाय बनाना है तो बना लो, वरना आप चुपचाप बैठ जाओ। इसे क्या हो गया? अचानक से चमेली के लिए इतना प्यार? शंकर पूरी कोशिश में था कि उसके हाथ चमेली का फोन लग जाए और वो उस वीडियो को डिलीट कर दे, लेकिन चमेली अपने फोन को छोड़ ही नहीं रही थी। जब देर शाम को किसी बात को लेकर शंकर अपनी माँ को मारने के लिए हाथ उठाता है, तभी चमेली शंकर का हाथ पकड़ लेती है। तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? चमेली हट जा मेरे सामने से, कहता हूँ हट जा मेरे सामने से। तू अपनी माँ को मारना चाहता है? तूने अपनी माँ पर हाथ उठाया? माँ, ये पुलिस को यहाँ किसने बुलाया? पुलिस यहाँ क्या कर रही है? माँ, इसे आपने बुलाया या चमेली तुमने? अभी तो मैंने सही से किसी पे हाथ तक नहीं उठाया। पुलिस को किसी और ने ये वीडियो भेजा था और पुलिस भी शंकर को उसके जीजा की छत से धक्का देने वाला वीडियो दिखाकर उसकी मौत के जुर्म में शंकर को गिरफ्तार करने आती है। दामाद जी नशे में नहीं गिरे थे, बल्कि तूने उन्हें धक्का दिया था। हाँ, मैंने धक्का दिया था उन्हें, क्योंकि वो दीदी को गालियाँ दे रहा था। बल्कि गालियाँ नहीं, उन्हें मार भी रहा था। एक दिन दीदी का फोन आया मुझे, वो रो रही थी और कह रही थी कि जीजा जी उन्हें बहुत मारते हैं। और आप क्या करते रहे हैं आज तक अपनी बीवी के साथ? हर छोटी छोटी बातों पर उसे मारते ही आए हो। बहू, आज इसने मुझ पर जब हाथ उठाया तो मुझे समझ आया कि मैंने अपने ही हाथों अपने बेटे को शैतान बना दिया है। अब पुलिस शंकर को जेल ले जाती है, जिसका सरला को बहुत पछतावा होता है, लेकिन किया भी क्या जा सकता था? अपनी बेटी को ऐसा बनाने के पीछे हाथ भी तो सरला का ही था। जैस्मीन सुबह सुबह अपने कमरे में लाउड म्यूजिक बजाकर वर्कआउट कर रही थी। तभी उसका पति संजय कमरे में आता है और म्यूजिक बंद करके उससे कहता है, तुम वर्कआउट करते टाइम बहरी क्यों हो जाती हो? कब से आवाज दे रहा हूँ मैं तुम्हें, लेकिन तुम हो कि कुछ सुन ही नहीं रही हो। स्वीट हार्ट, आप ही बताओ, जब इतना लाउड म्यूजिक बजेगा तो मुझे कैसे सुनाई देगा? वैसे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए अपने गांव से? आप तो कुछ दिन रहने के लिए गए थे ना? हाँ, गया तो था, लेकिन जब वहाँ रहने की वजह नहीं बची तो वापस आ गया। आप ये क्या बोल रहे हैं? एक तो मेरी एक्सरसाइज बीच में रोक दी, ऊपर से पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। साफ साफ बोलिए, क्या है? माँ जी ठीक है? हाँ माँ ठीक है। तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? बताइए ना। बताना नहीं है, दिखाना है। तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ बस। और हाँ, साड़ी पहनकर आना प्लीज। संजय इतना कहकर कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैस्मीन साड़ी पहनकर तैयार होकर कमरे से नीचे आती है और हॉल में अपनी सास सुरीली को बैठा देखकर हैरान हो जाती है और अपने पति से कहती है,
माँ जी को आप कब लाए? और आपने मुझे लाने से पहले बताया भी नहीं कि आप माँ जी को लेकर आ रहे हैं। इसमें बताने वाली कौन सी बात है? मैं अपनी माँ को लेकर आया हूँ और वो अपने बहू बेटे के घर आई है। लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें माँ को देखकर खुशी नहीं हुई क्या? अब इनको कैसे बोलूं कि हाँ, मुझे नहीं हुई खुशी अपनी गांव की गंवार सास को देखकर। जब भी आती है उतने दिन मेरा जीना हराम कर देती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं माँ जी को देखकर बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो आप यही दिखाना चाहते थे? वैसे माँ जी इस बार कितने दिनों के लिए रहने आई हैं? हाँ, मैं यही दिखाना चाहता था। और हाँ, माँ अब दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए ही आ गई हैं हमारे साथ रहने के लिए। तुम्हें ही शिकायत रहती थी ना कि माँ ज्यादा दिन के लिए हमारे साथ नहीं रहती, तो लो वो भी शिकायत दूर हो गई। क्या? हमेशा के लिए? मतलब मुझे अब इस गांव की गंवार सास के साथ पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा। हाँ, तो तुम्हें क्या हो गया? मेरी सहेली अगर इस गांव की गंवार सास को देखेंगी तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप एक काम करिए, माँ जी को कमरे में ले जाइए, थोड़ा आराम कर लेंगी, सफर से थक गई होंगी। कुछ समय बाद संजय अपनी माँ को लेकर कमरे में चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन अपनी सास सुरीली की हमेशा उसके साथ रहने वाली बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही समय निकलता है। तभी एक रोज जैस्मिन अपनी सास के कमरे में आती है और उसे जीन्स पैंट और शर्ट पहना हुआ देखकर सुरीली उससे कहती है, बहू, लगता है तू कहीं जा रही है और जल्दी जाने के चक्कर में तूने संजय के कपड़े पहन लिए, पैंट और बू शर्ट। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैंने अपने कपड़े पहने हैं। और ये बू शर्ट क्या होता है? माँ जी उसे शर्ट बोलते हैं। लेकिन बहू, हमारे गांव में इसको बू शर्ट ही बोलते हैं। लेकिन माँ जी, ये गाँव नहीं शहर है, और अगर आपको यहाँ रहना है तो यहाँ की भाषा भी सीख लेनी चाहिए। और मैं अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट जा रही हूँ, अगर आपको कुछ मंगवाना है तो बता दीजिए। नहीं बहू, मंगाना तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं तेरे ही साथ चलूं बाजार, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। तुझे तो यहाँ का सारा रास्ता पता होगा। हे भगवान, इस गांव की सास को अपने साथ बाहर ले जाना, यानी लोगों के सामने अपने इंसल्ट करवाना। जो शर्ट को बू शर्ट बोल रही है, मार्केट को बाजार बोल रही है, वो आगे क्या क्या करेगी? ना बाबा ना। माँ जी, आप क्या करेंगी? जाकर थक जाएंगी, और पहले आप यहाँ की बोली बोलना सीख लीजिए, उसके बाद मेरे साथ चलिए। जैस्मिन इतना कहकर अपनी सास सुरीली को गांव की होने के चलते पूरे घर में अकेली छोड़कर चली जाती है। देखते देखते शाम होती है, लेकिन जैस्मिन मार्केट से लौटकर नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ सुरीली को बहुत जोरों की भूख लगती है और वो खाना ढूंढने के लिए किचन में जाती है, जहां उसे खाने को कुछ नहीं मिलता और वो परेशान होकर अपने आप से कहती है, बहू सुबह की गई हुई अभी तक घर नहीं आई, मुझे भूख लगी है, अब क्या करूं? अरे हाँ, खाने को नहीं है तो क्या हुआ, बना सकती हूँ। एक काम करती हूँ, रात का खाना मैं खुद ही बना लेती हूँ, बहू को भी आराम हो जाएगा। सुरीली इतना कहकर गैस के नजदीक जाती है और माचिस की तिल्ली लगाकर उसे जलाने की कोशिश करती है। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब गैस उससे नहीं जलती तो वो निराश होकर किचन से बाहर आती है। तभी जैस्मिन अपने हाथों में बहुत सारे पैकेट लिए अपनी फ्रेंड नीरू के साथ में घर में आती है, जिसे देखकर सुरीली उसके पास जाकर कहती है, बहू तू कहाँ चली गई थी? मैं सुबह से तेरा इंतजार कर रही हूँ और तू अंधेरा होने के बाद आई है। बहू, इस तरह से बहू बेटियों का अंधेरा होने के बाद घूमना हमारे गांव में अच्छा नहीं माना जाता। ये बुढ़िया क्या बोल रही है? जैस्मिन, ये गांव की औरत तेरी सास है क्या? हाँ, वो मैं। हाँ, हम ही है तुम्हारी सखी की गांव की सास। बोल, का दिक्कत है तुम्हें? और बहू, तुम एक भी सामान घर में ठीक से नहीं रखी हो, सब खराब पड़ा है। बताओ, गैस भी खराब पड़ा है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि खराब गैस में तुम खाना कैसे बना लेती हो। जैस्मिन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये तेरी सास है। सही है तुम दोनों की जोड़ी, गांव की सास शहर की बहू। अच्छा है, तुझे ऐसी ही सास मिलनी चाहिए। और आंटी जी, वो गैस खराब नहीं है, बल्कि वो बिजली से चलने वाली गैस है। जैसे बिजली से लाइट जलती है और पंखा चलता है ना, बिल्कुल वैसी है। चल ठीक है, तू अपनी इस गांव की सास को संभाल, मैं चलती हूँ अपने घर। नीरू इतना कहकर हंसते हुए अपने घर चली जाती है और उसे अपने ऊपर हंसता देखकर जैस्मिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यूं ही समय निकलता है। समय के साथ जैस्मिन अपनी सास को शहर के तौर तरीके सिखाने और समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सुरीली पर अपनी बहू की बातों का कोई असर नहीं होता।
तभी एक रोज जैस्मिन की पड़ोसन मीना हाथों में कटोरी लिए उसके घर आती है और सुरीली को गंदे कपड़ों में जमीन पर बैठकर खाना खाते देखकर हंसते हुए उससे कहती है, तुम कौन हो? तुमने कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं? जैस्मिन बहू ने नई नौकरानी रखी है क्या? लेकिन तुम्हारे कपड़े से तो तुम इस घर की नौकरानी भी नहीं लग रही हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि भिखारन हो तुम। तुम कौन हो जो मेरे घर में आकर मुझे ही नौकरानी और भिखारन बना रही हो? बल्कि मुझे तो लग रहा है वो सब तुम ही हो, तभी कटोरा लेकर आई हो। अपनी पड़ोसन मीना की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी जैस्मिन सुन रही थी, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पास जाकर कहती है, आंटी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सास की इंसल्ट करने की? वो कोई नौकरानी या भिखारन नहीं बल्कि मेरी सास है, समझी आप? ये तेरी सास है? माफ करना बहू, लेकिन शक्ल, कपड़े और तरीकों से तो ये भिखारन ही लग रही है। आंटी जी ये गांव से आई हैं, इसलिए इनको यहाँ का तौर तरीका सीखने में टाइम लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें कुछ भी कहेंगी। और वैसे भी ये जो कर रही हैं, जैसे भी हैं, अपने घर में हैं, आप बोलने वाली होती कौन है? आगे से मेरी सास के बारे में कुछ कहने से पहले सोच लीजिएगा। जैस्मिन की बात सुनकर सुरीली को अपनी गलती का एहसास होता है और उसके लाख समझाने के बाद भी उसने उसकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से आज उसके साथ साथ उसकी बहू के भी बहुत इंसल्ट हुई। कुछ समय बाद मीना वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुरीली अपनी बहू जैस्मिन से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बातें नहीं सुनी, ना ही समझने की कोशिश करी। मुझे लगा कि तू भी सभी लोगों की तरह मुझे गांव के समझकर मेरी कदर नहीं करती है, लेकिन मैं गलत थी, मुझसे भूल हो गई। लेकिन अब तू जो कहेगी मैं वो करूँगी। नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप कभी इस माहौल में रही ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा? कुछ गलती मेरी भी है। मैंने आपको हमेशा गुस्से में ही समझाने की कोशिश करी, मैंने भी आपको समझने की कोशिश नहीं की, पर आगे से मैं सभी बातों का ध्यान रखूंगी। इस तरह से गांव की सास और शहर की बहू दोनों को ही अपनी अपनी कमियों का एहसास होता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी बातों के लिए माफी मांगकर एक दूसरे के तौर तरीके को समझते हुए, सीखते हुए एक दूसरे के साथ प्यार और खुशी के साथ रहती हैं। प्रीति की माँ उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि सुंदर होने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। कई रिश्ते तो हाँ करने के बाद भी शादी के लिए मना कर दे रहे थे। कुछ दिनों बाद अनीता को अपनी बेटी की शादी के लिए एक बहुत ही अच्छे घर का लड़का मिल जाता है। कहीं ये रिश्ता भी हाथ से ना चला जाए, इस डर से अनीता जल्दी जल्दी शादी करवाने की सोचती है और देख दिखाई के 2 दिन बाद की ही शादी तय कर देती है। प्रीति को हल्दी के लिए उसकी सास रमा अपने बेटे की हल्दी लेकर आती है और जैसे ही प्रीति को हल्दी लगाने जा रही होती है, तभी उसमें छिपकली गिर जाती है। ये देखकर रमा बोलती है, हे भगवान, ये कैसा अपशगुन है? शादी की हल्दी में छिपकली का गिर जाना, भगवान जाने कौन सी मुसीबत आने वाली है। बहन जी, आप बस मेरी होने वाली बहू की जल्दी से नजर उतार दो, मैं अपने बेटे की नजर उतार दूंगी। बुरी बला होगी तो जल्दी से जल्दी टल जाएगी, है ना बहन जी? सही बोल रही हूँ ना? हाँ, अब बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं प्रीति की नजर बाद में उतार दूंगी, लेकिन उससे पहले उसकी हल्दी तो हो जाए। अरे ये कैसी बातें कर रही हो आप? शादी की हल्दी में छिपकली गिर गई और वही हल्दी मैं अपनी होने वाली बहू पर लगाने दूं? नहीं नहीं, ये रहने दो, मैं वापस घर जाकर दूसरी हल्दी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये हल्दी है तो ऊपर से साफ कर देंगे, और अगर आपको ये भी ठीक ना लगे तो हमारे घर में और भी हल्दी है, उसमें बेसन मिलाकर लगा देते हैं, निखार भी आ जाएगा मेरी बेटी के चेहरे पर। बहन जी, मेरी बहू को निखार की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही इतनी गोरी है। हल्दी बेसन इसे क्या ही निखार देंगे। और हमारे लड़के की उतारी हुई हल्दी लड़की को लगाई जाती है, मैं ले आऊंगी थोड़ी देर में। हाँ माँ जी, माँ तो बोल रही हैं वो आएंगी, फिर आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? आप परेशान मत हो। परेशान कैसे न रहूं, अब तक इतने रिश्ते जो टूट चुके हैं, ऊपर से ये अब शगुन भी हो गया। अगर ये रिश्ता भी कहीं टूट गया तो? हे भगवान, मेरी गोरी बेटी की काली किस्मत की वजह से और उसके इतने सुंदर होने के बाद भी वो अब तक कुंवारी है। भगवान, इसकी शादी हो जाए बस अच्छे से, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटी की माँ है ना अनीता जी, इसीलिए परेशान तो रहना ही है। जब तक मेरी बहू मेरे घर नहीं आएगी
तब तक ये परेशानी इन्हें सताती ही रहेगी। क्यों अनीता जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? आपको यही चिंता है ना? जी हाँ, परेशानी तो यही है। बस बेटी खुशी खुशी विदा हो जाए, मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अनीता की परेशानी तो बनी ही रहती है, लेकिन कई परेशानी के बाद आखिरकार उसकी बेटी की शादी हो ही जाती है और वो खुशी खुशी विदा भी हो जाती है। प्रीति का उसके ससुराल में स्वागत किया जाता है। सब लोग बहुत खुश थे कि तभी प्रीति के पति ओम को उसके ऑफिस से कॉल आता है और वो बात करने लगता है। थोड़ी देर बाद ओम बात करके वापस अपनी माँ और प्रीति के पास आकर उनसे बोलता है, माँ, मुझे अभी जाना होगा। मेरे सर का कॉल आया था। मुंबई वाले ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मुझे कुछ 3-4 महीने वहाँ ही रहना पड़ेगा और 1.5 घंटे बाद की ही फ्लाइट है। हाँ तो कोई बात नहीं, मुंबई जा रहा है तो प्रीति को भी लेकर चले जा। अब ये यहाँ अकेले कैसे रहेगी? तेरे साथ ये भी चली जाएगी तो तुझे खाने पीने में भी मदद मिल जाएगी और ये भी घूम लेगी थोड़ा। नहीं माँ, काम अभी ज्यादा जरूरी है। मैं अगर प्रीति को लेकर गया तो मैं तो पूरा दिन ऑफिस में ही रहूंगा, लेकिन प्रीति घर पर अकेली क्या करेगी? इससे अच्छा है यहाँ आपके साथ ही रहे, यही ठीक रहेगा उसके लिए। ये कैसी किस्मत लेकर आई है बहू? आए हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ कि मेरा बेटा दूसरे शहर जा रहा है। आज तक मैं अपने बेटे के बिना एक दिन भी नहीं रही, अब पता नहीं कितने महीने रहना पड़ेगा। माँ, आप क्यों उसे बोल रही हो? वो तो अभी अभी आई और मेरे ऑफिस की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। इसमें उसकी क्या गलती है? आप उसे कुछ मत बोलो। और हाँ, मैं जितना जल्दी हो सकता है आ जाऊंगा। मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ और रास्ते में कुछ खाने के लिए भी रख देती हूँ। वहाँ जाकर कॉल कर देना, ठीक है? और आप माँ जी की फिक्र मत करना, मैं हूँ यहाँ उनका ध्यान रखने के लिए। आप काम खत्म करके आना। कुछ देर में ओम अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। ओम के जाने के बाद रमा भी बड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से अभी उसके बेटे का घर बसा ही था और उसे जाना पड़ गया। धीरे धीरे कुछ दिन निकल जाते हैं। प्रीति घर को काफी अच्छे से संभाल लेती है। कुछ दिनों बाद रमा की पड़ोसन कांता आती है और रमा से बोलती है, अरे रमा, तुझे बहुत इंतजार था ना मोहल्ले में होने वाली प्रतियोगिता का। तो अब इस बार की प्रतियोगिता का दिन फिक्स हो गया है। अगले महीने की 6 तारीख को है प्रतियोगिता। और इस बार प्रतियोगिता में इनाम क्या रखा है? और हाँ, इस बार किस चीज की प्रतियोगिता है? अब तो तू ये समझ कि ये प्रतियोगिता और इनाम जैसे तुझे और तेरी बहू को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। अच्छा, ऐसा क्या इनाम और प्रतियोगिता रख दी इन मोहल्लों वालों ने? इस बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और तेरी बहू तो है ही इतनी सुंदर और गोरी चिट्टी, और इनाम में भी असली सोने की चैन है। अब तो वो पक्का तेरे घर ही आने वाली है। मोहल्ले की और औरतों ने भी तैयारी शुरू कर दी है, तो तू अपनी बहू की तैयारी शुरू करवा दे। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, पक्का इनाम तेरे ही घर आएगा फिर। कांता की बात सुनकर रमा खुश हो जाती है और अपनी बहू के पास जाकर बोलती है, बहू, इस बार मोहल्ले में ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, तो तू तो वैसे भी इतनी सुंदर गोरी सी है, तो तू अभी से तू हल्दी चंदन का लेप लगाना शुरू कर दे। मैंने तेरा नाम लिखवा दिया है, इनाम लेकर आइयो तू। माँ जी, कम से कम मुझे बता तो देते, आपने मेरा नाम प्रतियोगिता में लिखवा दिया है। बहू, बताना क्या है? जो मैं चाहती हूँ तू वही करना। मेरा तो मानो जैसे ये सपना था कि मोहल्ले की प्रतियोगिता में मेरी बहू भी भाग ले, और अब तो मेरी बहू आ गई है, तो तैयारी कर। ठीक है माँ जी, आपको अगर मेरे प्रतियोगिता में भाग लेकर जीतने से ही खुशी मिलेगी तो मैं इसमें भाग लूंगी और जीतूंगी भी, लेकिन इसके लिए सामान भी तो होना चाहिए ना। सामान ले आओ ना माँ जी आप। ठीक है, मैं अभी जाकर मेकअप का सारा सामान लेकर आती हूँ, वरना मोहल्ले की औरतें तो दुकान पर कुछ भी ना रहने दे। तू अपनी सारी अच्छी वाली साड़ी भी एक तरफ कर दियो, उनमें से कुछ पहनना है तुझे। रमा प्रतियोगिता के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी बहू को सुंदर दिखाने के लिए ना जाने कौन कौन से लेप लगाने लगती है। धीरे धीरे प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ जाता है। प्रतियोगिता से एक दिन पहले ही रमा अपनी बहू के चेहरे पर हल्दी चंदन का फेस पैक लगा देती है। प्रीति जैसे ही फेस पैक को हटाती है, उसके चेहरे पर लाल लाल धब्बे हो जाते हैं और वो रमा के पास जाकर बोलती है, माँ जी ये क्या हो गया? आपने क्या लगा दिया था मेरे चेहरे पर? लाल लाल धब्बे हो गए हैं। ऐसे तो मैं प्रतियोगिता में हार जाऊंगी ना। ना जाने कौन सी काली किस्मत लिखवा कर आई है तू। इतने दिनों से तो सब ठीक था, प्रतियोगिता से एक दिन पहले ही ये सब होना था।
लगता है मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। माँ जी, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो वही कर रही थी ना जो आपने बोला था। गलती तो तेरी काली किस्मत की है। जितनी तू चमकती है ना, अगर उतनी ही तेरी किस्मत चमक जाती तो कितना अच्छा होता। अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सबको। रमा बहुत ही उदास हो जाती है। अगले दिन प्रीति प्रतियोगिता के पहले ही राउंड में बाहर हो जाती है। रमा अब तो प्रीति की काली किस्मत को ही कोसने लगती है और रोज रोज प्रीति को ताने देती रहती है। ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं। कई दिनों बाद ओम वापस घर आता है। अपनी माँ और प्रीति को मिठाई खिलाकर बोलता है, माँ, मैं अपनी शादी के दिन ही मुंबई चला गया था और वहाँ का सारा काम अच्छे से संभाल लिया। इसलिए मुझे कंपनी की तरफ से फ्लैट और कार ऑफर हुई है। अब हम फ्लैट में रहने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। बधाई हो बहुत आपको, इतनी बड़ी खुशी मिली है आपको। सच में ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ऐसा लग रहा है इतने दिनों बाद कोई खुशखबरी सुनी है, वरना इस गोरी बहू की काली किस्मत की वजह से तो कुछ अच्छा सुनने को मिल ही नहीं रहा था। माँ, अब प्रीति को क्यों बोल रही हो? उस बेचारी ने तो कुछ बोला भी नहीं। और आप खुद ही बताओ, अगर मैं उस दिन नहीं जाता या प्रीति मुझे जाने से मना कर देती तो आज मुझे फ्लैट और कार मिलती नहीं ना। हाँ, बात तो तू ठीक बोल रहा है, लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे ने और उसके परिवार ने दोनों ने तरक्की कर ली है। और अपनी बहू को कोसना बंद करो अब। ओम की बात सुनने के बाद रमा को भी थोड़ी खुशी होती है और वो अब प्रीति को उसकी काली किस्मत का ताना देना बंद कर देती है। कुछ दिनों बाद वो तीनों फ्लैट में रहने चले जाती हैं और धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।